वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सविता मीना। और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी, ब्रोंस्टन-लोरी सिद्धांत, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। डेफिनेशन के बाद हमने न्यू टॉपिक जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन हमने बताया था कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो ब्रोंस्टन-लोरी सिद्धांत के अनुसार हमें ये पता है कि अम्ल एक प्रोटॉन दाता है, एक प्रोटॉन दाता पदार्थ है, और जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्राही है। तो उन्हीं अभिक्रिया के आधार पर हमने ये बताए हैं कि इनके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मान लो कोई पदार्थ है जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता है, तो वो क्या होगा, प्रोटॉन ग्रहण करके बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई ऐसा पदार्थ है जो कि अम्ल बना लेता है, वो बेस है, हाइड्रोजन आयन लिया और अम्ल में कन्वर्ट हुआ। तो जो स्टार्टिंग में जो पदार्थ था जिसके पास कोई प्रोटॉन नहीं था, उसने प्रोटॉन लेकर बेस में कन्वर्ट हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे का जो अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार हुआ। तो इस तरह से हम उनको संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने के लिए, मान लो हमने ये रिएक्शन ली HCl की हमने रिएक्शन करवाई वाटर से। ये हमें पता है HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनर है, और वाटर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन ग्राही है। तो HCl को हम बोल रहे हैं एसिड, वाटर को हम बोल रहे हैं बेस। जब HCl ने क्या किया, अपना प्रोटॉन देकर क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ पर प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं है क्योंकि क्लोराइड आयन बना है, सिर्फ प्रोटॉन ले सकता है। तो अब इस कंडीशन में ये हो गया हमारा बेस, क्योंकि ये ले सकता है, और जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है ये ऑलरेडी H+ आयन ले चुका है, बट इसके पास एक्स प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो इस केस में ये हो जाएगा एसिड। तो ये हो गया हमारा एसिड। इसको दोबारा से समझाने के लिए, ये है हमारा एसिड, ये है हमारा बेस। इस एसिड का ये हो गया संयुग्मी बेस, ठीक है, और इस बेस का ये हो गया संयुग्मी एसिड। इनको हम कॉन्जुगेटेड बेस भी बोल सकते हैं, ये कॉन्जुगेटेड बेस और ये कॉन्जुगेटेड एसिड, इसका ये बेस है और ये एसिड है। तो इन कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कैसे? कंसीडर ए रिएक्शन, one proton H+ ion going to water and one proton going to chloride ion, ठीक है। In this reaction HCl donate a proton to H3O ion, H3O H2O water and therefore an acid, ये acid है। Water on the other hand accepted a proton from the HCl, so वो बेस हुआ। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। सेम टाइम हुआ क्या, रिवर्स रिएक्शन में इक्विलिब्रियम प्रोसेस में रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम हुई इक्विलिब्रियम की वजह से। तो जो H3O हाइड्रोनियम आयन है उसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया क्लोराइड को, तो जो H3O है वो हमारे पास एसिड हुआ, जो हमने बताया भी है एसिड है, और जो क्लोराइड है वो एज ए एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो वो हमारे पास बेस हो गया। तो इस तरह से ये हो गए कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में इस एसिड का जो पेयर है वो ये है, इसका जो पेयर है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने दिखा रखा है, HCl क्लोराइड आयन दे भी सकता है, फिर क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन लेकर वापस से HCl में कन्वर्ट हो सकता है। The member of which can be formed from each other mutually by the gain or loss of proton are called conjugated acid base pair। इसी को हम बोल रहे हैं HCl और क्लोराइड ये एक दूसरे के एसिड बेस पेयर हैं, हाइड्रोनियम आयन और वाटर ये एक दूसरे के एसिड बेस पेयर हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस।
If the above reaction the HCl is labeled as acid and its conjugated base क्या होगा? Chloride. The further if H2O is designated as a base too, then इसका जो conjugated acid है वो होगा हाइड्रोनियम आयन. तो ये एसिड बेस जो है इक्विलिब्रियम में हमने रिप्रेजेंट किए हैं. यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं इन्हीं के. एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड बेस. तो नेम क्या है? इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एज एन एसिड, उसको हम बता रहे हैं. फर्स्ट हमने लिया पर क्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HClO4. हाइड्रोजन आयन दे देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इसके कॉन्जुगेटेड बेस में, जिसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट आयन. ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बट जो उसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो वीकेस्ट होगा. ओके. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है बट इसका जो बेस होगा वो वीकेस्ट होगा, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन. तो इस सीरीज में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे जो हमारा एसिड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा, बट इसमें जो बेस स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा. क्यों होगा? क्योंकि एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो उतना ज़्यादा वीक होगा. तो जैसे जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोनियम आयन, तो ये इनके एसिड बेस पेयर दिए हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं. जैसे जैसे हम नीचे तक जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इन सब ने अपना हाइड्रोजन देकर किस में कन्वर्ट हो गए? कॉन्जुगेटेड बेस में. नीचे की तरफ जाते जाएंगे जो एसिड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी और जो बेस स्ट्रेंथ है, कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होते जाएंगी. बिल्कुल लास्ट में हम गए हैं मीथेन. मीथेन हमारा वीकेस्ट बेस है. हाइड्रोजन आयन दे सकता है बट इट इज ए वीकेस्ट बेस. तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. तो मिथाइड आयन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस है बट मीथेन ये वीकेस्ट एसिड है. तो एसिड स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी, कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रेंथ नीचे की तरफ होगी. तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा और जितना वीक एसिड होगा उतना ही उसका जो स्ट्रॉन्ग है वो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है. तो ये हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं. इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने HCl और वाटर का कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का हमने पढ़ा था. यहाँ पर हम देख सकते हैं HCl जिसको हमने एसिड कहा था, इसका कॉन्जुगेटेड बेस हमने कौन सा बताया था? क्लोराइड. वाटर का कॉन्जुगेटेड एसिड किसको बताया था? हाइड्रोनियम आयन. तो ये एसिड बेस पेयर हो गए, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. वन दिस वन एंड सेकेंड दिस वन. अब मुझे लग रहा है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि एसिड बेस का कॉन्जुगेटेड पेयर क्या है. This is the fundamental equation representing the relationship between an acid and base on the basis of Bronsted concept. Thus, on the basis of this concept, acid 1 and base 1 form one conjugated acid base pair. ये acid 1 और ये base 1. And acid 2 and base 2 form another conjugated acid base pair. तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल बताया है. Two important axioms of the Bronsted concept and position of the equilibrium is in acid-base reaction. So let us again consider the reaction. Hydrochloric acid plus water, ये बनाएंगे conjugated acid base pair में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड. तो ये इक्विलिब्रियम में ये जो मिक्सचर है, यहाँ पर हमारे पास 2 एसिड्स होंगे, HCl और हाइड्रोनियम आयन, और इसी तरह से हमारे पास 2 बेस होंगे, वाटर एंड क्लोराइड आयन. तो ये हमें पता है कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो जो क्लोराइड बना है बेस वो वीकेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस है. इसी तरह से जो H2O है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो इसलिए जो हमारे पास इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो वीकेस्ट बनेगा. तो इसके आधार पर the stronger acid and weaker base form one conjugated acid base pair
and weaker acid and strong base form another conjugated acid base pair. मतलब ये है कि जो conjugated acid base pair होगा उसमें अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड बेस है वो वीक होगा, और अगर एसिड हमारा वीक है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये पेयर में एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड बेस कुछ भी हो सकते हैं। ये अभी हमने चार्ट में भी देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें हमने लास्ट तक बताया कि जो मिथेन है वो वीकेस्ट बेस है और उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है मिथाइट वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने लिया एसिटिक एसिड को वाटर में इक्विलिब्रियम में रीच्ड व्हेन द रिएक्शन इज प्रोसीड टू द राइट ओनली टू ए स्लाइट एक्सटेंट with only small fraction of acetic acid present in the form of ion. हमने एसिटिक एसिड लिया और यहाँ पे हमने वाटर लिया। तो जो एसिड है एसिटिक एसिड वो वीकर एसिड है, तो उसका जो बेस बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और इस केस में अगर ये वीकर एसिड है तो ये जो बेस ले रहे हैं हम वाटर, इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये वीकर बेस है। ये जब हाइड्रोजन आयन दे सकता है तो ये हाइड्रोजन आयन ले सकता है, तो वीकर बेस है तो इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में द लॉन्गर एरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये हमने इसका कुछ रिएक्शंस पढ़ी हैं। एविडेंटली जो हाइड्रोनियम आयन है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन में जो इक्विलिब्रियम में 2 नंबर पे है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और जो एसिटिक आयन है एसिटेट आयन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इट इज ऑल्सो एन एविडेंट दैट द strongest acid hydronium ion has a weaker conjugated base and water, and strongest base acetate ion has a weaker conjugated base जो हमारा है acetic acid, where the see that the all proton transfer reaction proteolysis reactions run downhill from the predominantly the weaker acid and weaker base। तो conjugated acid base जो सिद्धांत है इसमें मेनली हम यही बता रहे हैं कि जो हमारी एसिड बेस पेयर बनता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। इसके आधार पर 2 रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन की हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के वाटर के साथ जिसमें HCl है, और एक हमने वीक एसिड के वाटर के साथ जिसमें कि एसिटिक एसिड है। और हमने एक पूरी टेबल बताई है जिसमें हमने बताया कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, उनके कौन कौन से कॉन्जुगेटेड बेस बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेस बनेंगे और वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे। तो यहाँ पर आज हम ये कंप्लीट कर रहे हैं ब्रोंस्टन-फ्लोरी सिद्धांत का। तो इसमें जो ध्यान में देने वाली बात है वो ये है कि एक जो कोई पदार्थ हमने लिया वो अम्ल की तरह तभी बिहेव करेगा जबकि उसके पास कोई दूसरा पदार्थ हो जो कि प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। अदरवाइज वो अम्ल है वो प्रोटॉन किसको देगा, हम प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता के आधार पे ही ब्रोंस्टन-फ्लोरी सिद्धांत हम बता रहे हैं। तो अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो हाइड्रोजन आयन ले सकता है, उस केस में हम उस पदार्थ को अम्ल नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था HCl जल में ही अम्ल और क्षार को हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस सिद्धांत से बता सकते हैं। इसकी जगह अगर हमने HCl के साथ बेंजीन ले लिया तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि HCl अपना हाइड्रोजन आयन तो दे देगा बट जो बेंजीन है वो हाइड्रोजन आयन ग्रहण ही नहीं करेगा। जब ग्रहण नहीं करेगा तो हम उसको एसिड बेस नहीं बोल सकते हैं। एक और जो इसका हमें जो पॉइंट लगा, कमी जो मान सकते हैं कि अणु हो, धनायन हो या ऋणायन हो, ये सारे अम्ल क्षारक हो सकते हैं, परंतु उन सारे केसेस में हाइड्रोजन आयन देना या लेना कंपलसरी है कि दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है, तभी हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर ये ब्रोंस्टन-फ्लोरी सिद्धांत हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट द यूटिलिटी ऑफ द ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, या हम इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। इट डिफाइंस द एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ द सब्सटेंस themselves and not in term of their ion in aqueous solution। कहने का मतलब ये है कि ये डिफाइन करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है,
वो उनके जो आयन्स है एक्वस सॉल्यूशन में उसके आधार पर नहीं बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हुई है। इसी तरह से जो ब्रोंस्टन कॉन्सेप्ट है that recognize that the acid base behavior is neither restricted nor dependent on any particular solvent, किसी solvent पे ये dependent नहीं है। Third one, this concept is useful in accounting for the hydrolysis of salt solution. जितने भी salt solution है उनका hydrolysis में इसको यूज़ किया जा सकता है। कैसे? जब हम salt को dissolve करते हैं water में तो उसमें क्या होता है कि जो concentration है अनबैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, जिसमें हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं, ये हमें मिलते हैं। इफ द साल्ट केटायन एंड एनायन डिफर इन प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज टुवर्ड द वाटर, अगर ये वाटर के जो रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंट होगा डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज। दिस पॉइंट को हम इसको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया फेरिक क्लोराइड का। जो फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है हम ये मानते हैं ये एसिडिक है। प्रोटॉन डोनर एबिलिटी जो है हाइड्रेट फेरिक आयन की, उसके वजह से ये एक्सीड करती है जिन द प्रोटॉन एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ क्लोराइड, जो क्लोराइड की प्रोटॉन एक्सेप्टर एबिलिटी है उसकी वजह से। और कंसिडरेबली एक्सेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन मेकिंग फेरिक क्लोराइड एसिडिक। इसी वजह से इसका जो फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है। और एक्वस सॉल्यूशन जो है फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ये अल्कलाइन होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर एबिलिटी है कार्बोनेट की वो एक्सीड करती है प्रोटॉन डोनर एबिलिटी ऑफ हाइड्रेट सोडियम आयन, जैसा कि इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं। इसका एल्कलाइन होने का मतलब ये है कि जो इसका कार्बोनेट आयन बना है इसकी प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो हाइड्रेट सोडियम आयन को बताती है। किस तरह से होगा? ये इजीली प्रोटॉन्स ले सकता है और इसी तरह से हम वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया करके ये बता सकते हैं। नेक्स्ट द लिमिटेशन, जो ब्रोंस्टन-क्लोरी सिद्धांत हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है? एक तो ये है कि दिस कंसेप्ट लेज एक्सेस एम्फोसिस ऑन द प्रोटॉन ट्रांसफ़र, इसमें जो पूरा ध्यान खींचा गया है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की तरफ ही खींचा गया है। ऑल्दो इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट कॉमन एसिड्स आर प्रोटॉनिक इन नेचर, yet there are many which are not। एक कॉमन बात है कि ज़्यादातर एसिड्स ऐसे होते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम बता सकते हैं, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं है परंतु फिर भी वो एसिड ही है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसका जो और लिमिटेशंस हैं उसमें है द नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इन विच नो प्रोटॉन ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। तो ये एक हम रिएक्शन यहाँ बता रहे हैं, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, इनका खुद का आयनाइजेशन इफेक्ट होता है। तो ये जो स्वतः आयनन से ये इसका पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं, नेगेटिव आयन भी बनाती हैं और ये एसिड भी है और बेस भी है। यहाँ पर कोई प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं हुआ है। Thus the protonic definition cannot be used to explain the reaction occurring in non-protonic solvents such as carbonyl chloride, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का कंपाउंड्स हो सकते हैं और ये ब्रोमो के कंपाउंड्स हो सकते हैं। इन सब के लिए हम ये नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट हैं तो हम इस ब्रोंस्टन-क्लोरी सिद्धांत को क्लियरली नहीं समझा पाते हैं। तो यहाँ पर आज हमने कंप्लीट की हैं इसकी क्या क्या कमियाँ हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनका यूटिलिटी क्या है। ब्रोंस्टन-क्लोरी सिद्धांत के आधार पर हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियोडिक टेबल में या जो एसिडिक और बेसिक नेचर है बफर सॉल्यूशंस का, दुर्बल अम्ल क्षारों का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।